आज का पार्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, पार्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। States of matter we have three states of matter, that is solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. These states of matter arises due to the characteristics of the particles of matter. मतलब ये तीन अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं? क्योंकि इन सबकी characteristics, इन सबकी properties अलग अलग है। तो one by one we'll study. First, the solid state. The solid state in the particles, मतलब कोई भी इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ, सपोज पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ थ्रेड, ये सब एक कह रहे हैं कि इन पार्टिकल्स के आसपास आप उनकी शेप ड्रॉ कर लो पेंसिल से। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट किया और उसके आप आसपास उनकी शेप को ड्रॉ कर लो। एंड डू ऑल ऑफ दीज हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? क्या इनके पास एक डेफिनेट शेप है? क्या इनकी कोई बाउंड्री है? क्या ये इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है? ये क्वेश्चन किया गया आपसे। तो जो भी आपने मटेरियल लिया, आपको पता होना चाहिए कि उनकी कोई फिक्स्ड शेप है, चेंज तो नहीं हो जाती थोड़ी देर बाद। अभी स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है, ऐसे तो नहीं होती। और क्या फिर अगर आप उसको हैमर कर रहे हो, मतलब हथौड़े से पीट रहे हो और पुल कर रहे हो, या फिर आपने इसको गिरा दिया, तो कुछ फर्क पड़ा? और क्या फर्क पड़ा? क्या ये आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं, मिल सकते हैं? अगर आप इनको कंप्रेस करोगे फोर्स लगा करके, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे ये लोग, मतलब ये पार्टिकल्स और ये सब्सटेंसेस। तो ये सारी क्या है? एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को करके देखा होगा। नहीं देखा तो करिएगा और अच्छे से समझ में आएगा कि इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। आप इनको दबाओगे तो कंप्रेसिबल प्रेस नहीं होंगे, इनकी शेप वही फिक्स रहेगी। इनके पास टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं ताकि बाहर जितना भी फोर्स लग जाए। सॉलिड्स कुछ होते हैं जो फोर्स में ब्रेक हो जाते हैं, बट उनकी शेप को चेंज करना मुश्किल है क्योंकि वो रिजिड है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिए इन्होंने। एक रबर बैंड लिया और उसकी शेप को आप स्ट्रेच करो, और क्या है वो सॉलिड है? सॉल्ट और शुगर, इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट जार्स में रखा हुआ है, क्या वो सॉलिड है? और एक स्पॉन्ज जो कंप्रेस कर रहे हैं हम, और वो इट इज अ सॉलिड येट इट इज एबल टू वी आर एबल टू कंप्रेस इट, मतलब वो सॉलिड है बट हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले का आंसर दिया हुआ है कि रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है फोर्स के अंडर, बट वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। देन द फोर्स जब हम रिमूव कर पा रहे हैं, तो हमने अपना फोर्स रिमूव कर दिया और इतना ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या कर रहा है? वो अपनी शेप को गेन कर रहा है, जितना कम फोर्स लगाया तो, और अगर ज्यादा लगाया तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और शेप ऑफ हर इंडिविजुअल, एक एक दाना किसका? सॉल्ट का और क्रिस्टल का, वो फिक्स रहता है। आप उसको अपने हैंड पे लेके आओगे या प्लेट पे रखोगे या जार पे रखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे सॉल्ट का एक एक दाना, शुगर का, चीनी का एक एक दाना, उसकी शेप जो होती है वो फिक्स रहती है, इसलिए वो सॉलिड है। और स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, एयर आ जाती है, इसलिए जब हम उसको प्रेस करते हैं तो सारी एयर बाहर आ जाती है, तो इसलिए हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, इसलिए वो कंप्रेस हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस दिए हुए हैं, बट ये कुछ अलग एग्जाम्पल्स थे इसलिए इंक्लूड किया हुआ है और उनका रीजन दिया हुआ है। ये सॉलिड है बट इसके साथ ये फंडा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के लिए क्या क्या मटेरियल कलेक्ट करना है आपको ये दिया हुआ है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अब इनको कंटेनर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स की शेप में डाला। सपोज मिल्क को हमने ग्लास में डाला, ठीक है, और नेक्स्ट कुकिंग ऑयल को हमने किसी कढ़ाई में डाला, ठीक है। मिल्क एंड जूस, मिल्क को हमने किसी पैन में डाला, एंड जूस को हमने फिर से एक डिफरेंट ग्लास में डाला। ठीक है, तो फर्स्ट इज वाटर, सेकंड कुकिंग ऑयल, देन मिल्क,
third, fourth, we have cool drink. तो ये 4 टाइप के सॉल्यूशंस को हमने अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर डाला। सो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इफ दीज़ लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, मतलब अगर फ्लोर पर गिर जाएँ तो क्या होगा? 50 मिलीलीटर ऑफ वन लिक्विड इज़ ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। अगर हम अलग-अलग कंटेनर में डाल रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी? अगर हमने इसको पैन में डाल दिया तो उतना ही कोल्ड ड्रिंक रहेगा कि बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वो ये पूछ रहा है। व्हेन द डू द शेप ऑफ लिक्विड, अगर हमने इसको इसमें डाला है, इसकी शेप अभी इस टाइप की है। अगर हम इसमें कोल्ड ड्रिंक को इसमें मिल्क के पैन में डाल दें इसको, तो उसकी शेप सेम रहेगी? वो ये पूछ रहा है। देन इन सारे क्वेश्चंस को आंसर आप खुद ही दे पाओगे कि जब भी आप करके देखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये आपको एक्टिविटीज़ पहले इसलिए ही बताई जा रही हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आप ये करोगे और इन क्वेश्चंस को आप खुद आंसर कर पाओगे। तो भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कोई फिक्स शेप नहीं होती इनकी, बट इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। जितना सॉल्यूशन था, जितनी कोल्ड ड्रिंक थी, जितना मिल्क था, उतना ही रहता है। बट हाँ, उनकी शेप फिक्स नहीं होती, तो वो दूसरे कंटेनर की शेप ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर के अंदर वो रखे जाते हैं, इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो कर पाते हैं जब वो गिर जाएँगे, पानी के ग्लास गिर गया तो वो पानी बह जाता है, और टैप खुला रह जाता है तो वो बह जाता है और अपनी शेप को चेंज कर पाता है। क्योंकि वो रिजिड नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड। जो चीज़ फ्लो कर पाती है, व्हिच कैन फ्लो, दैट इज़ कॉल्ड एज़ फ्लूइड। ठीक है? इसलिए हमने एक एक्टिविटीज़ देखी थी 1.4 और 1.5, जिसमें सॉलिड और लिक्विड आपस में डिफ्यूज़ हो गए थे। और मतलब जैसे कि अगर हमने एक पैन वो बताया था ना टी बनाने का, टी में क्या लिया था? लिक्विड भी लिया था, शुगर लिया था, तो शुगर क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो आपस में डिफ्यूज़ हो गए, और द गैसेज़ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे ही जो गैसेज़ होती हैं वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर के अंदर। कौन-कौन सी गैसेज़? जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी पानी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब मिल जाती है, जिसकी ही वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर जीव-जंतु हैं और पौधे हैं, वो पानी के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल पा रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए जो क्रिएचर्स हैं वो ब्रीथ कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस वो डिफ्यूज कर सकता है लिक्विड के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर कुछ मिक्स नहीं हो सकता, एक सॉलिड सॉलिड के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, बट सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉलिड लिक्विड के अंदर और गैसेस भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं। ये ये क्यों होता है? क्योंकि इसका रीजन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा कि डिफ्यूज क्यों हो सकता है, तो इसका रीजन ये है कि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स आपस में फ्री होते हैं और उनके आपस में स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो स्पेस दूसरा जो होता है सॉलिड या फिर गैस, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि अगर हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने बचपन में भी पढ़ी थी, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? सॉलिड इतना कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होता है, और वैसे ही दिस इज सॉलिड, एंड लिक्विड में काफ़ी स्पेस होता है। ये इतना स्पेस खाली है, दिस इज लिक्विड। एंड थर्ड वन इज गैस, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, कहीं से भी कोई जगह नहीं होती इनके अंदर। तो ये सब जा करके जगह ले लेते हैं ये वाली, ऐसे ही ये भी जगह ले लेते हैं ये वाली, इसलिए वो डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में। नेक्स्ट, गैसियस स्टेट, तीसरी लास्ट स्टेट। हमने बैलून सेलर को देखा है कि वो लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स एक सिंगल सिलेंडर से उसमें वो गैस भर रहा होता है। ठीक है, तो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स ही विल बी एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप पूछिएगा जाके कभी किसी बैलून सेलर से ही कि वो कितनी गैस फिल कर पा रहा है, कितने बैलून्स को फिल कर पा रहा है उस पर्टिकुलर सिलेंडर से। सो देखना आंसर क्या मिलेगा आपको। अब एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट में क्या है? 100 मिलीलीटर सिरिंजेस लेने हैं। क्लोज दीज नोजल्स बाय द रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर 1.4। अब यहाँ पे एक सिरिंजेस लिए हमने, उसके
ओपनिंग को क्लोज कर दिया, ये हमने इसको क्लोज कर दिया एंड क्लोज करने के बाद piston, remove the piston from all the syringes and leaving the one syringe untouched, fill the water in the second and piece of chalk in the third. एक में हमने एक को अनटच्ड छोड़ दिया, एक में हमने वाटर फिल कर दिया, एक में हमने चॉक के पीसेस तीसरे में फिल कर दिए. Insert the piston back into the syringes and apply same Vaseline into the piston and insert syringes for their smooth movement. अब पिस्टन को दोबारा लगा दो, उसके वैसलीन लगाओ पिस्टन्स पर और उसको इंसर्ट कर दो ताकि स्मूथ मूवमेंट हो पाए और फिर उसको कंप्रेस करो उसके कंटेंट को पुश करके हर एक तीनों टाइप ऑफ सिरिंजेस में. हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबल है वो कौन सा है? गैसेस है. ठीक है, जिस सिरिंज के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ गैस थी, वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है. बाकी जो लिक्विड या सॉलिड ये इतने कंप्रेसिबल नहीं है. लिक्विड और सॉलिड ये इतने कंप्रेसिबल नहीं है. सो इसका एक क्वेश्चन कि विच out of the three states is more compressible, then the answer will be the gases. Highly compressible होते हैं ये. इसलिए सिलेंडर्स के अंदर काफ़ी सारी गैसेस स्टोर होती है जिसके वजह से एक मंथ का खाना आप खा पाते हो. ठीक है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम, अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, वो हमारी होम्स में होती है जिसकी वजह से हम खाना बन पाता है. ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में. CNG एक फ्यूल है जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है. इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, लार्ज वॉल्यूम कंप्रेस होकर सिलेंडर में स्टोर हो जाती है और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. अब हमें पता है व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग बाय द स्मेल. भाई क्या होता है कि हम तो रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बट एकदम से अचानक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और वो हमारी फेवरेट डिश की होती है. अब हमने तो देखी नहीं किचन में जाके, ना ही वो डिश हमारे पास आई, तो हमें पता कैसे चला कि हमारी फेवरेट डिश बन रही है या कुछ अच्छी स्मेल आ रही है? तो जो अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है उसका एरोमा जो है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया और वो धीरे-धीरे करके बाकी एयर में मूव करते हुए हमारे तक पहुँच रहा है. तो इसलिए स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकंड्स तक हमारे पास पहुँच चुका है क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सॉलिड और लिक्विड का अगर हम कंपेयर करें तो गैसेस के अंदर ये बहुत फास्ट होता है. कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो गैसेस में इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें उसकी एरोमा मतलब उसकी खुशबू दूर तक आएगी क्योंकि गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं जिसकी वजह से उसका रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स में आपस को वॉल को हीट कर पाता है. मैंने आपको बताया था गैसेस के अंदर बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं तो इसलिए इनका रैंडम मोशन होता रहता है. The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the particles per unit area on the wall of the container. ये जो गैसेस प्रेशर लगाती हैं वो क्यों होता है? क्योंकि यही पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया मतलब उसी जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से गैस प्रेशर लगाती है. अब यही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से पहले ही समझा दिया था. इसमें दिया हुआ है कि कुछ स्पेस लिया हुआ है, उसमें इसका अरेंजमेंट बताया हुआ है. सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा स्पेस खाली है, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा खाली है जिसकी वजह से इनका रैंडम मोशन आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. देन इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो करिएगा. इफ अगर नहीं समझ में आते तो आई विल एक्सप्लेन यू. यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. देन कैन द मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर पाएगा? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, ऐसा हो सकता है? उस चीज़ को पढ़ेंगे हम. अब हमें पता है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है. सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जैसे कि वाटर, गैसेस जैसे कि वाटर वेपर. एक ही सब्सटेंस के 3 फॉर्म बता रखे हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर. अब व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? उनके अंदर क्या होता है जब उनका स्टेट चेंज हो रहा होता है? उनके पार्टिकल्स को क्या होता है और चेंज होता कैसे हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम समझेंगे. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बदलेगा तो क्या होगा? मतलब टेम्परेचर या तो राइज कर रहा है या तो फॉल कर रहा है. ठीक है, हमने क्या किया? आइस ली, 150 ग्राम ऑफ आइस. ठीक है, और उसको एक बीकर के अंदर डाला और उसमें हमने एक लेबोरेटरी थर्मामीटर रख दिया और लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल हमने आइस के कॉन्टैक्ट में रखा, बिल्कुल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो.
हमने एक बीकर के अंदर थर्मामीटर डाला और आइस के साथ उसका बल्ब कांटेक्ट में है, ठीक है, और एक स्टैंड से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन हम जब हीट करेंगे बीकर को लो फ्लेम पर, तो टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स, हम नोट करेंगे टेम्परेचर आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, और टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस, जब पूरी आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में, तब हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। आइस मेल्ट होती है तो वाटर बन जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है ना। Put a gas glass rod in the beaker and heat while stirring it. अब जब एक ग्लास रॉड रखेंगे, जब उसको हीट कर रहे हैं तो उसको मिलाएंगे अच्छे से टिल द वाटर, इतना कि वाटर स्टार्ट बॉयल होना शुरू हो जाए। हम अपना थर्मामीटर पे एकदम अच्छे से आंखें गड़ा के रखेंगे, ताकि जब भी वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है तो अपना टेम्परेचर नोट कर लें, और जब वो गैसियस स्टेट में वेपर भाप की तरह उड़ना बन जाए, तब भी हम अपने टेम्परेचर्स को नोट कर लें। तो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, वो जानते हैं कि टेम्परेचर के राइज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोशन आ गया। अब जब आग लगेगी घर में, सपोज घर में आग लग गई, तो आप भागोगे इधर से उधर। वैसे ही पानी में जब बेचारों को हीट दे दी, तो पानी के पार्टिकल्स भाग रहे हैं आपस में, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो एनर्जी जो हीट की है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम कर रहे हैं, वो आपस का साथ छोड़ दे रहे हैं। कि जब आग लग गई, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के पास है, ठीक है, बट जब इसको हीट मिल गई, तो ये पार्टिकल इधर भाग गया, ये पार्टिकल इधर भाग गया, इन दोनों ने अपना साथ छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ दिया और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर गए। इसलिए सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने सॉलिड के पार्टिकल्स ने अपनी फिक्स्ड पोजीशंस को छोड़ दिया। जब फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया, तो वो आपस में दूर दूर हो गए, और जिसकी वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। नाउ टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का ये इंडिकेशन है कि उसकी स्ट्रेंथ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके बीच में फोर्स होगा। कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो कम फोर्स होगा, जल्दी पार्टिकल्स टूट गए अगर टेम्परेचर कम है तो। अब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ये जो प्रोसेस है सॉलिड का चेंज होना लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज कि जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है और हीट कहाँ जा रही है। मतलब हम जब एक्सपेरिमेंट करा हमने, ये तो ऑब्जर्व किया अपने टेम्परेचर में, आप करके देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है, कि टेम्परेचर जब राइज हो रहा था, जब मेल्ट हो रही थी चीज़ें, तो उस केस में टेम्परेचर टाइम ले रहा था राइज होने में, बट चीज़ें मेल्ट होती गई। तो उस केस में एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि एक ऐसा पॉइंट आ गया, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। टेम्परेचर नहीं चेंज हो गया मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बाद, टिल ऑल आइस मेल्ट, पूरी आइस मेल्ट हो चुकी थी। दिस हैपेंस इवन व्हेन वी कंटिन्यू टू हीट द ब्रेकर एंड दिस वी कुड कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। हीट हम सप्लाई करते रहे, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो हीट गेट्स यूज्ड अप, जो हीट है वो किस फॉर्म में यूज हो गई है, स्टेट states by state by overcoming the force of attraction between the particles। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को तोड़ना है। तो उस फोर्स को तोड़ने में ही वो हीट लग गई है। एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस, स्लोली राइज, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, और फिर वो हिडन, मतलब वो छुप जाती है किस फॉर्म में, कि और वो कंटेंट इन द बीकर के अंदर, और उस हीट को हम बोलते हैं, जो हीट हमें टेम्परेचर के राइज में नहीं दिखती, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और जो वर्ड है लेटेंट, उसका मतलब ही है हिडन, छुपा हुआ। The amount of heat required to raise the 1 kg of solid into liquid is at the atmospheric pressure at melting point is called the latent heat of fusion। जितनी हीट लग रही है 1 किलो सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। The particles in which when particles at 100 degree Celsius have more energy than the particle as compared to
ice at the same temperature. इसका मतलब जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा लगेगा इंस्टेड ऑफ आइस। ठंडा पानी आपके हाथ पे पड़ जाए या ठंडी आइस पड़ जाए तो पानी से बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा रेदर देन आइस। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर छुपी हुई एक्स्ट्रा हीट भी होती है जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, जिसकी वजह से वो हमें और ज़्यादा ठंडा लगेगा। देन व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर, अब ऐसे ही पानी में और हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो और भी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो ब्रेक होकर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी का भी टूट जाएगा। तो टेम्परेचर राइज होना, टेम्परेचर फिर लिक्विड का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टेट चेंज हो जाएगी लिक्विड से गैस के अंदर। टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस पर मेल्ट होना हुआ था आइस से लिक्विड में तो उसको बोला था मेल्टिंग पॉइंट, जिससे लिक्विड से गैस में वेपर में स्टार्ट हो गया तो उसको बोला हमने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना है और पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज द वेपर ऑफ द स्टेट। पूरा सारे के सारे पार्टिकल्स इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो सब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज, वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 373 डिग्री। सेल्सियस में बात करेंगे तो 100 डिग्री होता है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 उसमें ऐड करना पड़ता है। कोई भी टेम्परेचर हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, विल जस्ट ऐड 273 इनटू दैट। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ठीक है, सेम वे में जैसे हमने फ्यूजन को आपको एक्सप्लेन किया कि पानी ज़्यादा आपको ठंडा लगेगा कि आइस लगेगी, तो हमने बोला पानी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड है। वैसे ही वेपर्स में भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर के अंदर ही। इसलिए स्टीम एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करें तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर गैस को हम, सपोज हमने वो पानी को हीट करना बंद कर दिया और उसको ढक दिया तो कंडेंस होके वापस लिक्विड में बन जाएगा और लिक्विड वापस उसको कूल किया तो फिर सॉलिड में, पानी जम करके आइस बन जाएगा, फ्रीजर में डालोगे, है ना। तो ये सारी स्टेट ऑफ मैटर आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, बस टेम्परेचर को राइज किया तो टेम्परेचर को राइज करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। देन स्टेट ऑफ मैटर आपस में तो इंटरचेंज करते ही हैं, बट अब कभी कभार स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम द लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब एक के बाद एक प्रोसेस तुमने पढ़ लिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में हो जाते हैं और गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैम्फर जो होता है या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर घर पे आपने देखा होगा जब भी हम विंटर के क्लोथ्स को स्टोर करते हैं तो हम नेफ्थलीन बॉल्स को उनके अंदर डालते हैं। तो वो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट विंटर हमें कहीं दिखती ही नहीं है, गायब हो जाती है, ना तो कहीं पैच दिखता है, कुछ नहीं दिखता। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि अमोनियम क्लोराइड को यहाँ रखा है डिश के अंदर, उसको हीट किया हुआ है, यहाँ पे कॉटन से प्लग कर दिया, तो हीट करने के बाद व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, इट्स यहाँ पे डायरेक्टली चेंज सॉलिड से गैस में हो गया बिना लिक्विड स्टेट में आए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस से या फिर उल्टा सॉलिड में, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब उसको कूल डाउन करेंगे तो वो जो गैस पार्टिकल्स है वापस से स्टोर हो जाएंगे एज अ सॉलिड फॉर्म में। हीट करेंगे तो क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म में, और जब कूल डाउन करेंगे तो वापस solid form में। Next topic in the next class. If you have any doubt, write in the comment section. And thank you for watching.